सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल क्या बताएं, क्योंकि हीट वेव आपके सामने है सर। और बल्कि कल एक एसी रिपेयर करने वाले से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि बताएं कैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर आपको पता है हमारा तो ये सीज़न है, लेकिन गर्मी इतनी है कि हमसे काम ही नहीं हो रहा। सो 1 घंटे का काम करने में 4 घंटे लग जाते हैं। सो सीज़न है, लेकिन सीज़न पे जो दिहाड़ी लगती होती है वो हमसे नहीं लग रही। तो अगर उनका ये हाल है, वो नहीं खुश, तो बाकी आपके सर बिल्कुल फील्स लाइक की तो बात ही ना करें, क्योंकि वो वैसे ही फील्स लाइक चल रहा है। तो 40, 45, 46 आम है। सिंध में 50 का जो मार्कर है वो क्रॉस हुआ है कुछ जगहों पे, और लोग जो हैं ज़ाहिर है इससे फिर परेशान होते हैं। कारोबारी तरफ जाएं तो ज़ाहिर है जो लेबर ओरिएंटेड काम होता है वो फिर करना भी होता है और करना चाहिए नहीं है, लेकिन ये बड़ी फ़ाइन लाइन है फिर कि जी कौन अपनी फिर इस चीज़ को छोड़ता है कि जो डेली वेजर्स हों तो वो अपना फिर उस काम को नहीं छोड़ते। ज़ाहिर है काम तो चलता रहना है, लेकिन बड़ा मसला है। बिल्कुल सर मसला है, लेकिन वो आप यही देखें ना कि क्रिएटिव माइंड्स और क्रिएटिव सॉल्यूशंस यही तो होते हैं कि अभी जो संडे आ रहा है परसों, इसमें लाहौर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, फील्स लाइक शायद 48 है, क्लाउड कवर 0 है, यूवी रेज जो हैं वो एक्सट्रीम है, फुल है। तो ऐसे मौके में आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सर ऐसे मौके पे तो सर एक ठंडा जग होना चाहिए, रूह अफ़ज़ा का या सत्तू का, और घर के अंदर होना चाहिए आपको, और आप किसी छाँव में बैठ जाएं और दोस्त यारों के साथ बैठ के आराम से सत्तू पिए, और तो कुछ नहीं होना चाहिए। सर ये इससे साबित हुआ कि आप क्रिएटिव माइंड नहीं है सर। आप अगर क्रिएटिव माइंड होते, आपने एग्ज़ाम पास किए होते, तो आप ये ना कहते। सर डेप्यूटी कमिश्नर साहब जो हैं लाहौर के, उन्होंने संडे को ख़वातीन की मैराथन रखवा दी है लिबर्टी चौक से। ओह अच्छा, वेरी नाइस। और ये वो क्लाइमेट चेंज और उस मेरे ख्याल में उसका भी है इसके अंदर मकसद है कि उसको क्लाइमेट चेंज, जो बड़ी आयरॉनिक सी बात है कि क्लाइमेट चेंज की असरात हैं सारे, और उसी को हम बेहतर करने के लिए एक मैराथन करवा रहे हैं जून में। मई है सर, टेक्निकली जून है ना। ये गर्मी जून वाली है, वो महीना वैसे ही मई लिखा हुआ है तो जून। बिल्कुल ठीक है। तो सर अब आपको पता है कि संडे को हमने कहाँ होना है? सर संडे को वहाँ पे मौजूद होंगे, सर रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है ख़वातीन वहाँ गिरी पड़ी हों तो उनको ज़रा पानी पूनी पेश करेंगे। हाँ सर बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। और दूसरा मुझे समझ नहीं आई कि ये मैराथन जो है, यहाँ तो कोई भी मौसम नहीं है ऐसा जिसमें मैराथन हो, सिवाय मेरे ख्याल में लाहौर के 3 या 4 ऐसे महीने हैं जिसमें स्मॉग भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, और बस एक नीम सा मौसम है जिसमें आप बच सकते हैं। मतलब स्मॉग में भी तो बंदे को भागना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। सो एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम स्मॉग और डेंगी के अलावा अगर आप लाहौर में देखें 3 से 2 महीने और खा गए आप, तो 2 महीने निकलते हैं, विंडो है आपके पास। तो सर देखिए ये फिर ठीक है ना बात कि हम एक वंस ईयर टाइप हम एक सिटी हैं, मतलब 1 महीना हमारा सॉलिड होता है, और ये तमाम चीज़ें तब करनी चाहिए। वैसे एक ऑन अ सीरियस नोट, बाय द वे उन 2 महीनों में लाहौर से बेहतर शहर कोई नहीं सर, जब आपको हल्की हल्की धूप भी पड़ रही है लेकिन मौसम ठीक है तो वो बेहतरीन होता है। लेकिन सर ये जो मैराथन वाला आपने बता दी ना, मेरा आपने ना अब क्यूरियोसिटी आपने मेरी बढ़ा दी है। ये आपने कहा ये लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी तरफ से आया है आइडिया भी, कि उनकी किसी टीम ने दिया होगा। तो ये फिर आप इसको मुस्तकिल क्यों नहीं रखते कि हर संडे एक मैराथन फॉर अ कॉज? तो वो सर उस दिन हमारे कुछ जानने वाले मुल्तान साइड पे गए, कोई टूर्नामेंट था गोल्फ का, और वो बस मैं और ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, वो नहीं हो पाया टूर्नामेंट, वो नहीं खेला गया उनसे और वो ख़त्म हो गया। तो आप मैराथन और उस चीज़ को एक मतलब आउटडोर्स ही है ना, सारा धूप सही सीधी पहाड़ी है, नहीं करना चाहिए। देखिए सर ये बहुत विजनरी बात है। उसकी वजह ये है कि जो ख़वातीन इस गर्मी में मैराथन पूरी कर गई, वो बॉस्टन मैराथन में तो किसी अफ्रीकन को भी पास नहीं लगने देंगी। हाँ सर ये देखिए ना, इस पर्टिकुलर मैराथन पे नज़र होनी चाहिए हमारी ओलंपिक कमेटी की, और जो कि नहीं होगी, और जाहिर है क्यों होगी, लेकिन उनको देखना चाहिए बड़ी गौर से कि यहाँ से चाहे टैलेंट स्काउटिंग। सर मैं चाह रहा हूँ कुछ इसके अंदर
कोई तो पॉजिटिव साइड निकाली जाए इसकी, तो यही मेरे जहन में आती है बात कि यहाँ से कोई टैलेंट जो है वो वाजे होकर उभर के आएगा और डिहाइड्रेट होके आएगा जिसको हमने फिर किसी और जगह यूटिलाइज किया जाए, यही हो सकता है। और इसमें कोई बात नहीं है। बिल्कुल। बाकी मैं आपको इधर कारोबारी आइडिया भी दे देता हूँ कि आपने लिबर्टी, अगर आप स्कंजबीन का स्टॉल लगा लें संडे को तो बहुत बेहतरीन सेल होगी। सर स्टॉल नहीं लगाना, ये आपने तरीका इसका है कि जो अमूमन जो बाहर के ममालिक में जब होती है ना इस किस्म की रेस, तो वो टेबल उस रनिंग जो मैराथन जो हो रही है उस ट्रैक के ऊपर लगी होती है और वो आके ग्लास यूँ पकड़ के जाते हैं। सो आप वो शख्स होंगे जो ग्लास भर भर के दे रहे होंगे उनको, वाह, ताकि और वो मतलब और वो एफओसी करेंगे हम सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे क्योंकि वो पब्लिक सर्विस है कि उनको हाइड्रेटेड रखना है। और उसके बाद ये होगा हमारे जो कप्स हैं उन पे होगी हमारी ब्रांडिंग, उससे अगला जो हमें मिलेगा वो उससे फिर आप चढ़ेंगे सर। बस सर फिर ये तय आ गया, दिन एक ही है ब्रांडिंग करने का और कप सर प्रिंट करवाने का और संडे को बसर पहुंचेंगे और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये दिन में हो चुका होगा और रात को हम यहाँ होंगे तो इसके ऊपर को बात भी कर लेंगे। बिल्कुल, अगर हम डिहाइड्रेटेड ना हुए। सर देखिए मैं आपको ये बताऊं कि आपने ना डिहाइड्रेशन, स्मॉग, सर्दी किसी चीज नहीं करना, तजिया चीर के आता है इन सब चीज़ों को। सर तजिए को कोई ताकत नहीं है सर जो रोक सकती। वैसे आजकल कोशिश की जा रही है लेकिन कोई ताकत नहीं रोक सकती सर, चीर के आता है। तो आपने नहीं घबराना। बिल्कुल ठीक है। तो सर आगे चलते हैं और थोड़ी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं तहरीक इंसाफ को, उनका भी दिल है। और हुआ है सर ऐसे कि बड़ी देर से बहुत खबरें, बहुत तमाम बड़ी चीज़ें हो रही हैं। हम अगर शुरुआत कर लें तो हम उस वाक़े से कर लेते हैं जो रऊफ़ हसन साहब को पेश आया, जिसमें उनको अटैक किया गया। एक किसी निजी टीवी चैनल से ही वो बाहर आ रहे थे गालिबन इंटरव्यू दे के। वो ज़ाहिर स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, तो उनका आना जाना रहता है ऐसे इदारों में। तो वो उसके बाद उन पर अटैक हुआ, नाइफ अटैक हुआ और उनके गाल पे, राइट वाले गाल पे एक 4 इंच का स्कार बकायदा, उसकी तस्वीर भी मैंने देखी। तो सर ये तो कातलाना हमला था ना, क्योंकि इससे नीचे तो फिर आपकी जगुलर है और बाकी चीज़ें हैं। तो अच्छा उसके बाद जब ये पता चला सारा ज़ाहिर है अफरा तफरी, और पीटीआई की सीनियर लीडरशिप वो पहुंची, इनको आई थिंक पिम्स मुंतकिल कर दी, इस्लामाबाद का वाक़या पिम्स मुंतकिल कर दिया, वहाँ पे पहुँचे सारे। उसके बाद रिपोर्टिंग से हमें ये पता चला कि ये एक ख्वाजा सरा ग्रोह के लोग थे जिनको कहा जा रहा है जिन्होंने ये किया है। अब अगेन इसके ऊपर एक बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए जो कि मेरा नहीं ख्याल इतनी कोई स्पीडली हो रही है, क्योंकि ये आइसोलेटेड भी नहीं है वाक़या। 2 और सहाफ़ी इसका को जो अटैक रिसेंटली हुआ है उनका भी अटैक मुंसलिक किया जाता है ख्वाजा सरा ग्रुप से। और लाहौर के ठोकर न्याज़ पे भी एक वाक़या आया पेश, तो उसके ऊपर हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने भी एक बयान पास किया। उसमें तंज था थोड़ा सा कि इस किस्म की बात थी कि अगर ख्वाजा सरा जब अटैक कर जाएंगे सियासतदानों को घबराना चाहिए, इस किस्म की कोई बात थी। तो ये वाक़या तो अगेन इस पर तफ्तीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये अगर एक रूटीन अब चीज़ होने को जा रही है तो आया ये कौन लोग हैं जो बनावट अपनी ऐसे कर रहे हैं कि वो ख्वाजा सरा हैं, या वाकई में है? इन दोनों जो सवालात का भी जवाब होना चाहिए। और अगर तो बनावट वाली बात है तो एक ग्रुप जो ऑलरेडी इतना मार्जिनलाइज्ड है वो मज़ीद इससे इफ़ेक्ट होगा और शायद उनका कसूर ना हो। ये अगेन शायद का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि जब तक तफ्तीश हो नहीं जाती और यहाँ पे अमूमन होती भी नहीं है या बहुत स्लो होती है, तब तक हमें ये कहना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यही है कि एक तो आपने जिस तरह से कहा कि मार्जिनलाइज्ड हैं, दूसरा यहाँ पर अगर उनका भेस बदल कर कोई इस तरह के काम कर रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही हो सकती है, आई एम अगेन सेइंग अगर, कि यहाँ पर उनको एक ख़ास ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एक ख़ास पेशे से मुंसलिक किया जाता है। सो अगर उनकी तरफ से अटैक हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका उनके साथ कोई इस मामले में कोई लेन देन है। सो ये आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए किया जाता है। सो अगेन देखें, थाने में हमले हुए, ख्वाजा सरा कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। ये जो 3 अटैक हुए हैं इसमें उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। सो अगेन मेरा ये ख्याल है कि जब तक इसकी तफ्तीश हो नहीं जाती, कोई सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आता, तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये किस कम्युनिटी के लोग थे। ठीक, बिल्कुल सर। और ज़ाहिर है कोई तफ्तीश होगी, बात आएगी, हम उसको भी शेयर करेंगे। आगे चलते हैं। JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक नीम मुआहदा मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ से हो गया। मतलब बर्फ़ पिघली है, थोड़ी सी लचक आई है थोड़ी तहरीक इंसाफ में, जिस पे उन्होंने इस चीज़ को अग्री की है
कि हम मौलाना साहब के साथ किसी एक इत्तेहाद के अंदर जाएंगे। उस इत्तेहाद की जो शक्ल उभरती हुई नज़र आ रही है वो ऐसी है कि एहतजाज जो होगा पीटीआई की तरफ से, जो वो करना चाह रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, लेकिन वो एक सक्सेसफुल किस्म का एहतजाज करने चाह रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। और एहतजाज तो चले एक सियासी पार्टी का एक हक़ है, लेकिन नंबर्स नहीं है, मोबिलाइजेशन में वीकनेस है, लीडरशिप नहीं है, ख़ास तौर पे ये बात है। तो आई थिंक उसको रियलाइज़ करते हुए तहरीक इंसाफ ने शायद इस चीज़ का फ़ैसला किया कि ये बात भी की जाए उनसे, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रेंथ तो है JUIF की कि वो नंबर्स भी हैं, लोग भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है उसके अंदर, ऑर्गेनाइज्ड है, और उनको इकट्ठा करके एहतजाज भी हो जाता होता है। बल्कि माजी में कुछ एहतजाज के बाद तो हमने देखा भी कि उनका जो लोग होते हैं एहतजाज के अंदर वो सफाई भी कर रहे होते हैं। सो एक डिसिप्लिन भी है उसके अंदर, इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो इससे पीटीआई को नुकसान मेरे ख्याल में कोई नहीं है और फ़ायदा ही है। लेकिन अब आप ये देखें सर कि आपकी जो मुख्तलिफ़ दीगर पार्टीज़ हैं उनमें ये मसाइल पैदा होना शुरू हुए हैं, तो JUI वाली बात आ गई। अभी हम आएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, पहले इस पे आपका पॉइंट आ जाए। तो आप ये देखें ना, अगेन वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ टाइमलाइन के साथ अगर आप न्यूज़ स्टोरीज़ को रखें तो ये फ़ैसला हुआ, इसके बाद परवेज़ इलाही साहब रिहा हो गए, हमाद अज़हर साहब जो हैं वो रूपोश थे, वो मंजर आम पे आ गए। अच्छा जरा नॉर्थ चले गए वो, बिल्कुल मेरे ख्याल में KP चले गए हैं। जो हैं आपकी यास्मीन राशिद साहिबा, वो जेल से अस्पताल चली गई हैं। वैसे तो ज़ाहिर उनकी तबीयत ख़राब होगी मोस्ट प्रॉब्ली, अल्लाह उनको शिफा दे, अल्लाह तमाम लोगों को शिफा दे। लेकिन माजी में अगर आप देखें तो ऐसा समझा जाता रहा है कि अगर किसी को आपने रिलीफ देना है तो जेल से अस्पताल भेज देते हैं। सो बुनियादी बात यह है कि हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप टाइमलाइन में चीज़ों को रखें तो ऐसी जितनी भी 3-4 आउटकम्स नज़र आती हैं उनमें से एक ये है कि उनको शायद रिलीफ थोड़ा सा दिया जा रहा है, इसी वजह से कि अब रियासत जो है वो नहीं चाहती कि मज़ीद एहतजाज हों। और अगेन जिस तरह PTI तो काफ़ी अरसे से कॉल्स दे रही थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे, लेकिन आपने जिस तरह फरमाया कि वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं JUIF वाले, सो एक ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, पीछे कोई डील चल रही है या नहीं चल रही, मुफाहमत चल रही है या नहीं चल रही, इन एनी केस हमने इसी शो पे बात की थी जब ये इलेक्शन हुआ था कि कुछ अरसे के बाद, क्योंकि बहरहाल PTI जो है वो एक उभरी है पिछले इलेक्शंस के बाद ऐसी जमात जिसने सीटें ली हैं या नहीं ली, लेकिन शायद वोट सबसे ज़्यादा पड़ा है। तो अब इसका मतलब है कि जो उसका वोटर है वो बहुत बड़ी तादाद में है और वो डिस्ग्रंटल्ड है, और ये हुकूमत जो है ये जितना मर्ज़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, हम जिस मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं फौरी तौर पर तो लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता। सो अवाम जो है वो मज़ीद मुतनफ़र होंगे टाइम विद टाइम। सो ऐसे मौके पे बहुत ज़रूरी है स्मॉल विक्ट्रीज़ देना PTI को कि अच्छा जी हमारा एक बंदा बाहर आ गया, अच्छा जी हमारा एक बंदा रूपोश था, अच्छा जी हमारी एक को इस तरह से रिलीफ मिल गई। क्योंकि अगर आप ये भी नहीं देंगे, इस तरह से होता ये है कि वो जो प्रेशर कुकर की लिड है ना, वो हवा उसकी निकलती रहती है। अगर आपने उसको बिल्कुल बंद कर दिया तो प्रेशर कुकर फट सकता है। वो जो प्रेशर कुकर का फटना है ना, वो ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना आवाम के लिए अच्छा है, ना रियासत के लिए अच्छा है। सो ये मेरा तो ये मतलब टाइमलाइन पे जब मैंने रखा है तो मुझे ये समझ आ रही है वी डोंट नो के अंदर क्या चल रहा है। हाँ सर, एक तो हमें ये नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, और दूसरा ये जो जिसे कहना चाहिए लचक जो एक है थोड़ी सी जो आई है, ये भी कंसिडरिंग है कि बहुत ज़्यादा एक रिजिड किस्म का बानी PTI का इस चीज़ पे मौक़िफ़ कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। वो असल में आई थिंक सर रियलिटी चेक दो जगह गया है। एक तो गया है नून लीग पे, जिसमें हम अभी हमने ब्रेक पे भी जाना थोड़ी देर में, उसके बाद आएंगे। लेकिन PTI को जो रियलिटी चेक गया है वो आई थिंक ये कि यार अब जो है ना सोलो फ्लाइट, उससे काम शायद नहीं बनना जिस तरह हम चाह रहे हैं। उसकी सिर्फ वाहिद वजह ये है कि उनकी तमाम, जैसे आपने कहा, इतना वोट बैंक है, इतना वोटर होगा, लेकिन वो वोटर है खान साहब का, बानी PTI का, वो उमर यूब का नहीं है, बैरिस्टर गौहर का नहीं है, शेरजुल मरवत का भी नहीं है, वो उनका है। तो जब तक उन्होंने देखा कि मैं अभी इधर ही हूँ फ़िलहाल, तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अलायंस जिससे हमें
थोड़ी सी ग्राउंड मूवमेंट जो है वो मिले। और वैसे भी फजल रहमान साहब तो जाने माने एक सियासतदान है, तो वो थोड़ा उस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये रियलिटी चेक पीटीआई को है। हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद जो है हम जरा नून लीग और पीपल्स पार्टी को डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे तरीके इंसाफ और JVFA का एक जो इत्तेहाद होने जा रहा है, हुआ नहीं अभी तक मुकम्मल तौर पे, लेकिन हम उसको फॉलो करते रहेंगे। सर आगे चलते हैं तो जो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसके अंदर भी हमने इसी हफ्ते काफ़ी चीज़ें देखी। एक तो जो डेफेमेशन का नया कानून जो है जो नून लीग ने पेश किया और उसको फिर पास करवाने की भरपूर कोशिश की और करवा भी लिया एक हद तक, उसमें पीपल्स पार्टी की एब्सेंस थी। पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने उनको उस दिन फ्लोर पे जाने से मना किया हुआ था। और तरीके इंसाफ का SIC का तो एक एहतजाज था ही उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं जो पंजाब असम्बली में रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स पार्टी को, उनका बयान आया कि जी हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया इस चीज़ में, और बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। उसके बाद ही ये बात भी आ गई कि जी बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनकी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो होंगे, लेकिन अब नून लीग जो है वो इस किस्म के बयान दे रही हैं जिसमें वो लग रहा है उनका मूड नहीं रहा अब वो कराने का। ये दो बातें होगी। और तीसरा वैसे ही सर एक थोड़ी सी जैसे मैंने रियलिटी चेक का जिक्र किया ब्रेक से पहले, तो आई थिंक अब नून लीग को रियलिटी चेक ये मिलना शुरू हो गया कि चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं है। मतलब अब बिल पासिंग भी, जैसे ये जो डेफेमेशन वाला बिल है, इसमें जो गवर्नर हैं पंजाब के, उनका बयान आया है कि जी हम इसको सोच रहे हैं वापस करें, वापस भेजें पार्लियामान। तो ये भी एक काफ़ी सेटबैक होगा नून लीग के लिए, क्योंकि बहरहाल जो फील्डिंग लगाई गई है पीपल्स पार्टी ज़ारी साहब की जानब से, वो प्रेसिडेंसी उनके पास है और गवर्नरशिप्स कहीं उनके पास हैं, सेनेट के अंदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इतना आसान नहीं रहा नून लीग के लिए, वाइल्स्ट बीइंग इन पावर एट द सेम टाइम नॉट बीइंग इन पावर वाली रियलिटी चेक उनको मिल रहा है, और पीपल्स पार्टी की ज़रा नाराज़गी जो है वो और वाज़े होती जा रही है। बिल्कुल, असल में जब इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया पीपल्स पार्टी ने, तो उसमें सब लोगों ने समेत मैं भी उसमें शामिल था, हमने कहा कि ये देयर प्लेइंग टू द गैलरी, ये ड्रामेबाजी है। और ये ड्रामेबाजी क्यों है कि आप पीपल्स पार्टी को ये चाहिए था कि उस दिन जाते असेंबली में और अगेंस्ट वोट करते इसके, लेकिन उन्होंने एब्सटेन किया, वो उस दिन असेंबली ही नहीं गए। क्या उनको नहीं पता था कि आज ये बिल पेश होना है? मुझे और आपको पता था, तो उनको क्यों नहीं पता था? खैर, इसमें बाहर पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट भी देना चाहिए और शायद KP को भी देना चाहिए, और KP की तो खैर मजबूरी है, वो आजकल ज़ेर ताब है। लेकिन ये तो पहले दिन से क्लियर हो गया था कि इस बिल को सिंध अडॉप्ट नहीं कर रहा, इस बिल को KP अडॉप्ट नहीं कर रहा। सो इस पे सवालिया निशान तो इस तरह भी लग गए थे कि अगर ये इतना ही अच्छा बिल है तो बाकी सूबों को इसको अडॉप्ट करने में क्या वो है एतराज़। दूसरी चीज़ ये कि जब ये बात हम सब ने की कि जी आप गए क्यों नहीं असेंबली, आपने इसके अगेंस्ट वोट क्यों नहीं किया, आपने दूसरे जो लेजिस्लेटर्स थे नून लीग के उनको समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो फिर अब गवर्नर के थ्रू उन्होंने अड़फस डाल दी है। अब ये बिल वापस जाएगा और अब इस पर शायद दोबारा मुशावरत होगी, शायद इसमें कुछ पॉइंट्स दूसरी पार्टीज़ के कंसिडर किए जाएं। तो बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है सियासी जमात है, ज़ाहिर है इत्तेहाद में है, लेकिन वजारतें भी नहीं ली हुई। वो तो ये चाहती है कि PMLN सियासी ब्लंडर्स करे। सो हमारा तो यही ख्याल है कि ये बिल एक सियासी ब्लंडर है। सो अगेन ये जिस दिन पास हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो इसकी शायद पासदारी करनी पड़ेगी, जब पासदारी कोई नहीं करेगा तो उसको सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन इवेंचुअली आज से कुछ साल बाद, अभी तो चले ठीक है 1 2 3 साल इनकी हुकूमत है और इसके ज़ेर अताब ज़्यादातर ऑपोजिशन के लोग या सहाफ़ी आएंगे, लेकिन आज से कुछ साल के बाद इसके शिकंजे में नून लीग ने भी ना सिर्फ फंसना है, दूसरी चीज़ ये कि ये बेसिकली कलंक का दाग बन जाएगा नून लीग के लिए, जो कि पीपल्स पार्टी इससे अग्री भी नहीं करती, अपने सूबे में लाना भी नहीं चाहती, बट डीप डाउन प्रॉबेबली दे वांट कि ये कर गुजरें। सर बिल्कुल। और देखिए इसके साथ साथ अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि कितनी चीज़ें की जा रही हैं, ये डेफेमेशन तो एक हो गया ना, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो पीका तो 2016 से, और पीका होता रहता है हर साल, उसके अंदर फिर थोड़ा सा कुछ डालते हैं, फिर वो ज़रा बेहतर हो जाता है। और उसके बाद नई चीज़ जो पीका के अंदर डाली वो थी DRPA,
हमने इसी शो पे बात की थी उसके बारे में, जो जिसको पीका के अंदर अमेंडमेंट्स करने की भी कोई अलाउंस होगी, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है। उसके अलावा ये डेफेमेशन वाला आ गया। उसके साथ साथ आप ये जो थोड़ी बहुत ही रेगुलेशंस जो हैं, जो पेमरा भी कर रहा है, उसके ऊपर खैर अभी आज हमने नहीं बात करनी, वो भी है, वो डाल लें। और उसके साथ साथ आप ये डाल लें जो IT टेलीकॉम एंड IT मिनिस्ट्री ने 20 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट से मांग लिया है बजट के अंदर, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव DIII के नाम से। तो ये है सर, DIII बेसिकली है जी कि साइबर सिक्योरिटी जिसके हम हक में, और सोशल मीडिया रेगुलेशन जिसके हम इतने हक में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं 20 बिलियन रुपयों से ये हमारी IT मिनिस्ट्री करना चाह रही है। अब जाहिर है ये आगे जाके पता चलेगा इनको कितनी अलाउंस मिलती है इसके अंदर बजटरी फॉर्म से। लेकिन आप देख लें तमाम तर चीज़ें, मैंने 5 गिनवा दी हैं, जिनका मकसद बुनियादी तौर पे एक ही है कि थोड़ी सी वॉइसेस को धीमा किया जाए। और वो ना कि बात हो रही है आपके नेशनल टेलीविज़न या प्रिंट मीडिया या रेडियो के ऊपर बात हर जगह आ रही है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल, इस किस्म की बात हो रही है। सो इस वक्त तमाम तर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इंफॉर्मेशन की हो जाए, वो पंजाब गवर्नमेंट की लॉ की हो जाए, वो IT की फेडरल गवर्नमेंट की हो जाए, उन सब का मकसद एक ही नज़र आ रहा है कि जी सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन जो है उसका हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल आ जाए। हाँ जी, और ये मतलब फिर वही बात है कि ऐसे चलता नहीं है दुनिया में। मतलब चाइना मॉडल जिसका ये जिक्र करते हैं बार बार, वो अगर इस चीज़ में कामयाब है तो वो इस वजह से है कि उन्होंने कोई 50 करोड़ लोगों को पिछले 20 साल में पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। सो वो जब करते हैं तो लोगों ने मिजरी देखी हुई है और लोग अब अच्छा टाइम देख रहे हैं। सो वो कहते हैं कि ये हमें काबिल कबूल है। आप ऑन दी अदर हैंड लोगों को पॉवर्टी लाइन से आपने निकालना क्या है, यहाँ पे हर साल मज़ीद लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं। सो ऐसे मौके पे अगर आप उनसे बोलने का हक भी छीन लोगे तो ये खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि आपकी सैटायर हो गई, आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका ये जो बार बार कहा जाता है कि जी ये डॉलर खोर झूठ बोलते हैं डॉलर कमाने के लिए। मैं कहता हूँ ये बात अगर दुरुस्त भी है, एक शख्स जिसको सर्विस डिलीवरी नहीं मिलती, एक शख्स जिस बिजली का बिल अफोर्ड नहीं करता और उसके बाद भी उसके घर बिजली भी नहीं आती, वो रात को सोने से पहले 2 वीलॉग सुनता है और वो देखता है कोई बहुत कड़ी तनकीद कर रहा है हुकूमत के ऊपर, उसका अपना दिल की भड़ास निकल जाती है और वो शायद उस रात सो जाता है। आप इमेजिन करें कि उसको वो भी ना मिले, तो वो तो अगले दिन अगर घर से बाहर आ जाए तो ये कितना अनफॉर्चुनेट मामला होगा। और मतलब आप वो देखें कि इसी महीने में 2 इस तरह के केसेस हुए हैं कि अब वो जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो एलिजिडली ये कहती है कि जी हमें हरास किया पुलिस ने, अच्छा अब वो अगर ख्वाजा सरा कम्युनिटी एक्टिव होती सोशल मीडिया के ऊपर और उनके कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते तो शायद वो वहीं पे कोई ट्वीट डालते, कोई फेसबुक पे पोस्ट डालते, कोई 50-60 RT आते, कोई 100-200 लाइक्स आते, उनके भड़ास निकल जाती। वो कहते हैं कि अच्छा पीपल आर आइडेंटिफाइंग विद अस, लोग हमारे साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, अच्छा गुस्सा निकल गया। क्योंकि ये नहीं था, उन्होंने पुलिस चौकियों पे हमला कर दिया, पुलिस थानों के अंदर घुस गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कोई एक जी शऊर आदमी किसी निहत्ते बंदे पर भी अटैक नहीं कर सकता। आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे असला है, तो ये एक ख़तरनाक बात है, ये सोचने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात यहाँ पर आ गई कि ये इन्होंने 20 बिलियन रुपया मांग लिया है। ये 20 बिलियन रुपया हुक्मरान अपने घर से ला रहे हैं, ये तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं ना, या ये वो बाहर से पैसे आए हैं जो हमारे लिए आए हैं। इस हफ्ते की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लाहौर के बड़े 4 अस्पताल जिसमें मेयो शामिल है, जनरल शामिल है, जिना शामिल है, सर्विसेज शामिल है, यहाँ पे डॉक्टर्स की हड़ताल थी। ये लोग डॉक्टर्स सड़क पे बैठे हुए थे, अंदर इलाज नहीं हो रहा था। उनकी 2 मांगे थी कि एक हमारी तनख्वाह मुनासिब करें, दूसरा ये कि हमें अंदर दवाइयाँ तो दें, हमने अंदर बैठ के करना क्या है वेले। सो जहाँ पे दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे 20 बिलियन रुपया खर्चा जा रहा है लोगों को फेक न्यूज़ से बचाने के लिए। यार आने दो, फेक न्यूज़ कुछ भी नहीं कहती। सर इसमें ऐड कर लें जो ये बात पता चली है कि पंजाब के अंदर पता नहीं कितने 200 से ज़ाहिद फिल्ट्रेशन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है नाकस हैं इस वक्त।
टोटल 268 में से 206 नहीं काम कर रहे। और फिर आप अगर और ये हीट वेव है, आपको पीने का साफ पानी आवाम को नहीं मिल रहा है, स्टंटिंग हो रही है, ग्रोथ नहीं रुकी हुई है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि ठीक है हमारा बच्चा इस काबिल ही नहीं काबिल हो सकता कि पढ़ लिख कर कोई बड़ा काम कर सके, दैट्स फाइन, फेक न्यूज़ रोक दो। और सर यही मेरे ख्याल में वो तरीका ही उन्होंने अडॉप्ट किया। मतलब जाहिर है इसके अंदर मैं एक तंज के उससे कह रहा हूँ कि वो कहते हैं यार कि पानी अगर गंदा है गंदा रहने दो, एक जनरेशन ऐसी आएगी अल्लाह माफ़ करे जो मेंटली डेवलप ही नहीं हो पाएगी। जो कि बाय द वे आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, धर्मपुरे वाले साइड के आपको टेस्ट के रिजल्ट्स बता रहा हूँ मैं, जहाँ ये प्रूव हो रही है कि बात की जी बच्चे के अंदर स्टंटिंग आ रही है तो वो सोशल मीडिया कुछ एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। तो ये इससे तो सर सिर्फ ये बात समझ आती है। इसके अंदर एक और मैं ऐड कर दूँ अगर आपको, और वो भी बड़ा मज़ेदार बात है कि इन्होंने ये भी प्रपोज़ किया है कि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दफातर पाकिस्तान की ज़मीन पे मौजूद नहीं होंगे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बंद कर दिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। तो सर मैं सिर्फ इस पर सोच रहा हूँ कि हर चीज़ जो है उसका एक मुस्बत पहलू होता है और एक मनफी पहलू होता है। ये नहीं हो सकता कि उसके तमाम चीज़ें मुस्बत हैं या तमाम चीज़ें मनफी हैं, उसके अंदर एक मिक्सचर सा होता है। सोशल मीडिया का भी एक मिक्सचर है, वो बहुत लोगों के लिए एक टूल है, बहुत लोगों के लिए सरमाए का टूल है, बहुत लोगों के लिए वो एक एडिक्शन का बायस है, बहुत लोगों के लिए वो बुलिंग होती है उसके ऊपर, बहुत लोगों के लिए उसके ऊपर फौश गंदगी भी होती है जो कि जिसके हम खिलाफ हैं, जिस चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन रेगुलेटर है कौन? और हम फेक न्यूज़ के भी खिलाफ हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार प्रायोरिटाइज तो करें ना मसाइल को। हाँ। वो ज़्यादा बड़ा मसला है या ये ज़्यादा बड़ा मसला है? अच्छा आप अगर साइमल्टेनियसली दोनों के साथ डील कर सकते हैं, गुड इनफ, आप करें। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दवाई देने के पैसे नहीं है, आपके पास फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करने के पैसे नहीं है, और वो आप पैसे जनरेट भी नहीं कर रहे, वो आप कोई वादा भी नहीं कर रहे कि हम किस तारीख तक ये पैसे अरेंज कर लेंगे। लेकिन आपको फौरी तौर पर सोशल मीडिया के लिए 20 बिलियन रुपया चाहिए। ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। और सर ये चीज़ें जो हैं ये अब इसके ऊपर बहस भी की जाए तो अगर आपका वन ट्रैक माइंड है, अगर आपने ये ठान ली है कि जी हमने किसी ना किसी तरह इसको रेगुलेट करना है तो और आप ये भी कह रहे हो उन इदारों को कि आप यहाँ दफ्तर बनाएं, तो नहीं बनाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सर मुझे आज के दिन की मुझे बताएं हकीकत क्या है। इस वक्त ट्विटर एक्स बंद है, ऑफिशियली बंद है ना, अब तो हम तस्लीम करते हैं इस बात को। तो तमाम सरकारी महकमे जो हैं वो कैसे ट्वीटिंग कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि हमारी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स ट्विटर हमने बंद किया हुआ है, ये तस्लीम शुदा बयान है पीटीए का और हमारे कुछ और इंटीरियर मिनिस्ट्री का बाकायदा, तो फिर सरकारी लोग कैसे ट्वीट कर रहे हैं? आप उनको फिर पकड़ें, उनके फ़ोन पे अगर VPN इंस्टॉल्ड है शुरू करें वहाँ से, हम भी नहीं करेंगे। नहीं, और दूसरी एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आपने बंद किया, यहाँ पर फिर भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके ना कमी हुई ना आप ये वादा कर सकते हो कि जिस दिन वो यहाँ पे ऑफिस बना लेंगे तो उनके बिजनेस में कोई एक्सपोनेंशियल इजाफा होगा। या तो आप इनको इंश्योर करो कि जिस दिन वो यहाँ पे आएंगे, अच्छा वो आपके पास क्या एवेन्यू है ये इंश्योर करने के? जब नहीं है तो देखें वो ये एक ऐसा काम है जिसके लिए फ़िज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पूरी दुनिया में कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है तो पाकिस्तान में आज भी किसी न किसी फ़ास्ट फूड चेन की एक आधी ब्रांच जो है वो जल जाती है। उनकी तो मजबूरी यहाँ पे होना है, कोई बर्गर तो नहीं बेच सकता बगैर फिज़िकली हुए, लेकिन सोशल मीडिया का एक दफ्तर जो है वो तो चलाया जा सकता है दुनिया के किसी भी खित्ते से। हमारा रीजनल हेड प्रोबेबली सिंगापुर में होगा, सो उनको क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की? वो नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लें। सर चले फ़र्ज़ करें, मुझे एक और चीज़ का खदशा है कि वो नहीं आते और हम हमारी ब्लफ कॉल कर जाते हैं कि जी हम नहीं आना, कर लो जो करना है, और हम बंद करते हैं। सिर्फ एक इदारा जो गूगल है, गूगल ओन्स यूट्यूब एंड ओन्स इंस्टाग्राम, करेक्ट? इंस्टाग्राम, फेसबुक ओन, सॉरी फेसबुक ओन करते हैं, गूगल का यूट्यूब है और गूगल की और तमाम सर्विसेज हैं, जीमेल से लेके और बड़ी चीज़ें, ओपन एआई। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं ठीक है यार आपने फिर अगर हमारा यूट्यूब का आपको नहीं समझ आ रही ना तो हम पुल आउट कर लेते हैं आपके मुँह से, हम तमाम चीज़ें पुल आउट। फिर आप क्या करेंगे जी? मेटा अगर पुल आउट करता है तो फेसबुक तो नहीं है ना, इंस्टाग्राम भी है। ये अभी इस हुकूमत ने नारा लगाया है, ये कल परसों की बात है कि हम 3 साल के अंदर अपनी जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो 25 बिलियन पे ले जाएंगे। अभी को तकरीबन 3-3.5 बिलियन है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगले साल, मतलब ये जो फिस्कल ईयर जून में शुरू हो रहा है, इसका आप एंड देखिएगा,
25 बिलियन तो एक तरफ, ये जो अभी हैं ये भी नहीं रहेंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस फिस्कल ईयर में जो हम गुजार रहे हैं, जो कि ख़त्म होने जा रहा है जून में, बढ़ने के बजाय कम हो गई है। बिल्कुल सर। और इन सारे मामलात को मतलब ये सर पॉलिसीज़ जो होती है ना वो बड़ी एक सोच विचार करके बड़ा एक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, ये तो हुकूमती लोग हुकूमत की आसानी के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ बना रहे हैं। इसमें किस आपने इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, सोशल मीडिया यूज़र, सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म्स जो इससे सरमाया बाहर भेजते हैं, पैसे बाहर से उनके पैसे आते हैं, बिजनेस भेजते हैं बाहर, सॉरी पैसे आते हैं, उनको आपने ऑन बोर्ड लिया है सारी चीज़ के अंदर? आपने नहीं लिया, आपने बस कह दिया यार जरा 20 बिलियन दे दो और देखें फिर हम क्या करते हैं। बड़ी सोचनाक बात है ये, बिल्कुल बहुत सोचनाक बात है। और जाहिर है हमारी ये ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तरह सॉरी ये भी हम अभी बता रहे हैं कि ये रुसवा होंगे ना, ये इतना आसान सर। आगे चलते हैं, एक और ख़बर भी हमारे पास है, वो भी बहुत ही दिलचस्प खबर है और मैं चाहूँगा कि हम दोनों उस पर अपना अपना टेक दें। एक निजी टीवी चैनल के मॉर्निंग शो पे डीजी पासपोर्ट्स आए और उन्होंने एक मशवरा दिया, तजवीज़ कि जी हम सोच रहे हैं, उन्होंने रादर कहा कि मेरा ख्याल है ऐसे होना चाहिए कि ख़वातीन के जो पासपोर्ट्स हैं उन पे एक एडिशनल कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर उनके एक्स हस्बैंड का नाम जो है ना वो लिखा हो। अमूमन तो फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम होता है, अब उनके किसी की तलाक हो गई है तो फिर फादर्स नेम ही वापस आ जाता है। अगर आप मेरे ख्याल में पासपोर्ट पे कुछ भी नहीं होता, ना फादर्स नेम होता है ना हस्बैंड नेम होता है। बट अब सर अब वो डालना चाह रहे हैं और उसके उन्होंने वजह ये बयान की कि ताकि जो उस खातून के बच्चे हैं उनसे उनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिश होए, तो इसलिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। समझ नहीं आई इस बयान की। ट्विटर और एक्स जो कि बंद है उस पर इस बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना इज़हार ख्याल किया है इसके ऊपर कि उनको भी नहीं समझ आई। तो मैं चाह रहा था सर हम बैठ के ना इस पासपोर्ट को खोलें कि इसके अंदर ये तजवीज़ है क्या। शायद वो को बात ठीक कर रहे हैं और हम अभी तक उस एडवांस्ड 3D सोच पे गए नहीं। देखिए ये जाहिर है जब डिवोर्स हो जाती है ना तो उसके बाद होता ये है कि चाहे खातून के पास मतलब जब तक, क्योंकि यहाँ पे ना 5, 6, 7 साल कई दफ़ा लग जाते हैं इस बात का कोर्ट को फैसला करने में कि बच्चे किसके पास रहेंगे, कस्टडी। अच्छा, वो जब तक खातून को मिलती नहीं है उसको शायद जब भी बच्चे को बाहर लेके जाना है मुल्क से तो उसको हस्बैंड की परमिशन चाहिए। सर मैं यहाँ आपको सॉरी काटूंगा, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे डीजी पासपोर्ट्स का बयान। पासपोर्ट के अंदर लिखा जाना चाहिए उनके ख्याल में कि आप किसी खातून के पासपोर्ट में कि आपका एक्स हस्बैंड कौन है, इसकी और बात कर लिया। आपका पॉइंट? हाँ जी, तो मेरा पॉइंट ये था कि पाकिस्तान में क्योंकि हर केस की तरह कस्टडी के केस में भी 6-7 साल तो लगते हैं जी। सो उसमें उस असना में अगर किसी खातून ने अपने बच्चों को लेके मुल्क से बाहर जाना है सैर के लिए या किसी काम के लिए तो उसके लिए हस्बैंड की परमिशन चाहिए होती है। अच्छा, उसके लिए शायद ये कह रहे हैं, मैं खुद समझ नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, चाहिए कि जी बच्चे को जब वो लेके एयरपोर्ट जाएं तो वो आसानी से पहले तो ये समझ आ सके कि वल्दियत किसकी थी और उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए और फिर उनसे लिया जाए कि जी आपके पास कंसेंट फादर का है या नहीं है, व्हाटएवर। अच्छा, बात ये है कि वो नाम लिखने की क्या ज़रूरत है? मतलब एक बच्चा है उसका पासपोर्ट बना हुआ है, एक माँ का पासपोर्ट बना हुआ है, आपके पास नादरा का पूरा डेटाबेस है। मतलब ECL में जब नाम आता है किसी का, और ये लोग अक्सर रोक लेते हैं उन लोगों को, ये कोई भी आज तक कामयाबी से निकल नहीं सका ECL के नाम में सिवाय 1-2 लोगों के, उनका हम नाम टीवी पे नहीं ले सके। अच्छा, तो बात ये, और ECL जो है हम तो अमूमन तो हम देखते हैं ना कि इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, लेकिन ये कई दफ़ा बड़ी अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे पिछले हफ्ते एक मर्डरर लाहौर से जो कि कुछ 2.5-3 साल से गायब था, वो गिरफ्तार हो गया। एयरपोर्ट पे वो जा रहा था लेकिन उसको इन्होंने रोक लिया क्योंकि वो ECL पे था, ही वाज अ मर्डरर। तो वो भी है। बात ये है कि जब आपके पास पूरी नादरा की डेटाबेस वहाँ पे मौजूद है तो ये करने की क्या ज़रूरत है? ये
मुझे बड़ा दुख होगा कि जब इसके बाद ट्विटर पे या और चीज़ों पे प्लेटफॉर्म्स पे, वैसे तो हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि भाई जिसका जो दिल आता है वो लिखे, लेकिन मुझे बड़ा दुख होगा जब ख़वातीन कहेंगी कि देखो पाकिस्तानी मर्द होते ही ऐसे हैं, ये फिर पाकिस्तानी मर्दों ने हमारे पे एक चीज़ कर दी। भाई मैंने ये मशवरा दिया है, आपने दिया है, वो जिसने दिया है उसको आप क्रिटिसाइज़ करें। बुनियादी बात ये है कि ये वाकई बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। ये पूरी दुनिया में मुझे बताएं कहाँ होती है? अगर कहीं नहीं होती, आपने व्हील को री इन्वेंट क्यों करना है? व्हील को इस्तेमाल करें, वो इन्वेंट हो चुका हुआ है। सो यहाँ पे तो लोग जज करना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे जी वो एक औरत के जो है वो एक्सेस में 3 लोगों के नाम है, इधर तो आपको पता है लोग जज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो इतने ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। और वैसे भी ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में किसी तरह से भी समझ ही नहीं। दूसरा सर, हम इस शो पे भी कई दफ़ा कह चुके हैं, आप और मैं, इसके अंदर हमारी हम ख्याल ये कि किसी का ज़ाती जो मामला है ना, अपनी शादी और अपनी चारदीवारी का जो उनका अपना ज़ाती मामला है, वो कौन को होता है कि आप उसकी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो आपने बहरहाल 6 हाथों ने से गुजरनी है वो, और उसमें उन्होंने यही चीज़ें देखनी है, तो उसमें क्या सेंस बनती है कि आप ये चीज़ उसके अंदर लिखें, और ताकि एक शख्स जो उस चीज़ को शायद बुलाना चाहते हैं, मोमन इस वाक़े के बाद आप कहते हैं हमारे अपने अपने रास्ते और एमिकेबली हुआ हो, फ़र्ज़ करें, तो आप क्यों बार बार उनकी याद दहानी कराना चाहते हैं कि जी आपके एक्स हस्बैंड ये थे और ये था? समझ से बाहर है। और वैसे भी जैसे आपने कहा कि नादरा की डेटाबेस में तो सर अब तो इतनी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, मैकेट, FRC, पता नहीं बेतहाशा ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपकी प्रूव हो जाती है जी कि ये बच्चे जो हैं आप ही के हैं। मुझे तो एक और चीज़ की समझ नहीं आती, और वो ये कि मेरा जो निकाह नामा है वो जब नादरा के पास गया है रजिस्टर होने के लिए, उसकी जब एक वेरीफाइड कॉपी अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी इशू हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो नादरा के रिकॉर्ड में आ गया है। अब जब मैंने अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन कराने जाना है UC में, और मैं अपना और बीवी का ID कार्ड ले गया हूँ, तो अब वहाँ पे मेरे से निकाह नामा क्यों मांग रहे हैं? सर बस इसका यही जवाब है कि बस हो रहा है, हरकतें सर क्या करें। 12 सर वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है, खबरें तो ज़ाहिर है बहुत सारी रहेंगी, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।